Good morning, all. Welcome to Learners Academy. So today we will continue miscellaneous exercise 1. कल स्टार्ट करी थी, कल के 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, राइट? क्वेश्चन नंबर 1 to 5 और ये पुरानी बुक है तो इसमें अभी तक हमने सारे क्वेश्चंस देखे हैं, ठीक है। तो लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 and 7 जो है वो एग्जांपल्स देने के, गिव एग्जांपल्स। तो इसमें हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ एग्जांपल्स सोच सकते हैं। एक एक एग्जाम्पल का हिंट उन्होंने भी दिया और ये शायद ओमिटेड सेक्शन में से भी है ना, ये क्वेश्चन शायद है भी नहीं आपके, ठीक है। देखो क्या है, पता है क्यों है ओमिटेड? बिकॉज कंपोजिशन का पार्ट है। अब कंपोजिशन एंड इन्वर्टिबिलिटी का केवल इंट्रोडक्शन है हमारे पास, उसकी कोई एक्सरसाइज नहीं है। जब उसकी एक्सरसाइज होगी तो ये एडवांस क्वेश्चन बनेंगे। अब एक्सरसाइज तो है नहीं, केवल इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन पता है क्यों है? क्योंकि अगला चैप्टर कैसे फिर पढ़ पाएंगे अपन? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इन्वर्टिबिलिटी नहीं सीखेंगे तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं पढ़ पाएंगे, और इन्वर्टिबिलिटी सीखने के लिए कंपोजिशन सीखना पड़ रहा है। तो केवल सीखने के पर्पज से और आगे के चैप्टर्स हम समझ पाए इसलिए वो इंट्रोडक्शन किया गया था। तो देखो इसमें क्या है, n2z एक फंक्शन है f और z2z दूसरा फंक्शन है g। आपको गॉस कंपोजिशन बनाना है। अब वो गॉस कंपोजिशन जो होना चाहिए वो इंजेक्टिव होना चाहिए, पर g इंजेक्टिव नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या सीखा था? गॉस को इंजेक्टिव बनाने के लिए f का इंजेक्टिव होना अति आवश्यक है, ये सीखा था, प्रॉपर्टी में सीखा था। चाहे से जी हो चाहे से जी ना हो, तो ऐसे आप इनफाइनाइट फंक्शंस बनाओ। वो भी कह रहा है कि जी को मत करो लेकिन गॉस इंजेक्टिव हो। अब एक हिंट उन्होंने दिया है, देखो अगर एफ एक्स को एक्स ले लो और जी एक्स को मॉडुलस एक्स ले लो। अब लेके देख लो, सपोज करो एक्स कहां से लूंगा मैं? नेचुरल नंबर में से। तो यहाँ पे जो भी एक्स डालूंगा अंदर वही नेचुरल नंबर मिलेगा। तो हर एक नेचुरल नंबर का एक ही इमेज बनेगी, तो 1 1 होगा यानी इंजेक्टिव होगा, यानी एफ एक्स इंजेक्टिव होगा। जी एक्स मॉडुलस एक्स है। अब जी एक्स में एक्स कहां से मिलेगा? इंटीजर से मिलेगा। एफ एक्स में एक्स कहां से मिलेगा? नेचुरल नंबर से, क्योंकि ये n2z डिफाइन है f और g क्या है? z2z डिफाइन है। तो इसमें जो x मिलेगा वो कहां से मिलेगा? z में से मिलेगा। तो z तो नेगेटिव भी हो सकता है लेकिन मॉडुलस करके वो क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। तो यहाँ पे सपोज करो अगर मैं 3 डालता हूं तो मॉडुलस 3 आंसर 3 आता है, लेकिन अगर मैं -3 डालता हूं तो मॉडुलस -3 भी आंसर 3 आता है। तो 1 1 नहीं है, ये मैनी वन है। तो उसने भी कहा था कि जी को इंजेक्टिव नहीं करना, नहीं बना। और अब जब आप गॉस बनाओगे तो गॉस बनाने के लिए आपका गॉस इंजेक्टिव बन जाएगा, क्योंकि अगर अब जब आप गॉस फंक्शन बनाओगे तो गॉस फंक्शन जो है केवल नेचुरल नंबर पे ही लग सकता है, क्योंकि गॉस का जो डोमेन होगा वो एफ के डोमेन से मैच करेगा। तो एफ का डोमेन तो नेचुरल है, तो आप इसमें कोई भी नेचुरल नंबर उठाओगे, ये सपोज करो मैंने 7 उठाया, तो इसका मतलब है जी ऑफ एफ ऑफ 7। एफ ऑफ 7 क्या होगा? एफ ऑफ एक्स क्या होता है? एक्स होता है, तो एफ ऑफ 7 क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो जी ऑफ 7, अब जी ऑफ 7 क्या होगा? जी ऑफ एक्स क्या होता है? मॉडुलस एक्स। तो जी ऑफ 7 क्या हो जाएगा? मॉडुलस 7, और मॉडुलस 7 क्या हो जाएगा? 7। अब 7 से 7 आंसर मिला और कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिससे 7 आंसर मिले। कोई कहे सर -7 उठाओ तो आपको 7 वापस मिल जाएगा, लेकिन -7 में उठा ही नहीं सकता क्योंकि एफ के डोमेन में नेचुरल नंबर्स नहीं। तो ये गॉस भी इंजेक्टिव हो गया, समझ गए? अगला एग्जाम्पल देखो क्या कह रहा है। अब नेचुरल टू नेचुरल है। अब आपको गॉस को ऑन टू बनाना है। अब गॉस को ऑन टू बनाने के लिए जी का ऑन टू होना अति आवश्यक है ना? एफ का ऑन टू होना अति आवश्यक नहीं है। तो क्या कह रहा है? एफ को ऑन टू मत बनाओ लेकिन गॉस को ऑन टू बना दो। एग्जाम्पल देखो क्या कह रहा है कि अगर आप एफ एक्स को ले लो x+1, यानी कि नेचुरल नंबर में अगला नेचुरल नंबर जोड़ दो, और फिर जब आपका जो नेचुरल नंबर है 1 से बड़ा है तब आप आंसर दे दो x-1, और जब 1 है तब आंसर दे दो 1। ऐसे कुछ भी फंक्शन मॉडिफाई कर लो, जैसे इसने 2 डेफिनेशन बनाई है, आप और कुछ मन चाहे डेफिनेशन बना लो, ठीक है। चेक करते हैं कि ये ऑन टू बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है। तो सपोज करो एफ को ऑन टू नहीं बनाना, एफ को ऑन टू नहीं बनाना, यानी कि एफ के लिए उधर कोई ना कोई नंबर छूटना चाहिए, ठीक है। तो सपोज करो मैंने एफ ऑफ नेचुरल नंबर है तो मैंने एफ ऑफ 1 लगाया, तो 1 + 1 2। मैंने एफ ऑफ 2 लगाया तो 2 + 1 3। तो देखो उधर जो आंसर शुरू है वो 2 से शुरू है, उधर 1 तो रहेगा ना, क्योंकि उधर भी तो नेचुरल नंबर है। तो एफ ऑन 2 नहीं हुआ, वहां पे 1 वाला एलिमेंट रह गया। बाकी सब नेचुरल नंबर सब काउंट होंगे लेकिन 1 किसी की इमेज नहीं बनेगा। तो एफ ऑन 2 नहीं हुआ। जी ऑन 2 होगा। जी ऑन 2 कैसे होगा?
देखो, अगर मैं इसके अंदर कोई भी नेचुरल नंबर लगाऊंगा, g(1), g(2), g(3), तो आंसर्स क्या आएंगे चेक करो। g(1) का आंसर तो 1 ही है, खुद ही कह रहा है ये। g(2) में क्या करना है, एक घटा देना है, तो 2 - 1 1, 3 - 1 2, फिर 4 - 1 3, तो ऐसे करके नेचुरल नंबर शुरू हो गए। तो जी वाले केस में उधर 1 भी काउंट हो गया और सारे नेचुरल नंबर भी काउंट हो गए, तो g(2) है, f(2) नहीं है। अब जब आप गॉफ बनाओगे, गॉफ(1), गॉफ(2) बनाओगे इस तरीके से, तो इसकी जो डोमेन होगी वो जी की डोमेन से मैच करेगी। जी की डोमेन ये है, ठीक है। इसको, इसका आंसर बताओ क्या होगा, g(f(1). f(1) क्या था, 2। f(1) क्या था, 2। तो g(2) क्या हो जाएगा, 2 - 1। 2 - 1, तो 2 - 1 यानी कि 1। तो इसमें भी 1 से काउंट हो रहा है, इसमें भी आंसर 1 से काउंट हो रहा है, कोई भी नेचुरल नंबर बच नहीं रहा। तो केवल और केवल एफ के केस में 1 नेचुरल नंबर 1 जो है वो बच रहा है, जी के केस में कोई नेचुरल नंबर नहीं बच रहा कोडोमेन में, और गॉफ के केस में भी कोई नेचुरल नंबर नहीं बच रहा कोडोमेन में। इसमें भी 1 से आंसर स्टार्ट हो रहा है। गॉफ भी ऑन टू हो गया, जी भी ऑन टू हो गया, बट एफ ऑन टू नहीं था। ये हो गया एग्जाम्पल, ठीक है। 8th क्वेश्चन देखो, गिवन अब ये शायद हम आपके कोर्स का पार्ट है ना। गिवन एस नॉन एम्प्टी सेट एक्स है ना आपके कोर्स में। कंसीडर पावर सेट ऑफ एक्स विच इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स। और क्वेश्चन है, डिफाइन द रिलेशन आर इन पावर सेट ऑफ एक्स एज फॉलोज फॉर सबसेट्स ए कोमा बी इन पी ऑफ एक्स ए आर बी। ए आर बी का मतलब है ए कोमा बी। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये आर ऊपर आता है, ऐसे होता है ए आर बी, लिखा था ना हमने। अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर किसी रिलेशन में है, जैसे मानो ए कोमा बी किसी रिलेशन में है, तो इसको इस पूरी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए आर बी, स्मॉल बी। समझ आया। मान लो 3,7 किसी R1 नामक रिलेशन में है, तो अब इस चीज को कैसे लिख सकते हो, बोलो। 3R1 7। हो जाएगा, क्लियर है। ठीक है, तो इसने ये वाला नोटेशन ना यूज करके ये वाला नोटेशन यूज किया है। क्या कह रहा है कि ए आर बी इफ एंड ओनली इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अगर ए बी का सबसेट है तब ए कोमा बी रिलेशन में है, अगर ए बी का सबसेट नहीं है तो ए कोमा बी रिलेशन में नहीं। ठीक है, आपको चेक करना है आर इक्वलेंस रिलेशन है या नहीं है, और फिर जस्टिफाई करना है। ठीक है, अब सबसे पहले तो अपने को इस क्वेश्चन में पावर सेट ऑफ एक्स क्या होता है वो समझना पड़ेगा। बताओ, जानते हो कि व्हाट डू यू मीन बाय पावर सेट ऑफ एक्स। किसी भी सेट का पावर सेट क्या होता है, कैसे बनता है, पहले तो मीनिंग सोचो क्या होता है। पावर सेट सुना है वर्ड, सुना है, याद है। बोलो विधि। सबसेट्स का भी सेट होता है, पावर सेट का मतलब होता है सबसेट्स का सेट। एक सेट है, उसके जितने भी सबसेट्स आप बना सकते हो पॉसिबल बना दो, और फिर उन सबसेट्स का भी एक सेट बना दो, उस सेट को, उस सेट का पावर सेट कहेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं। यूनिवर्सल तो रिलेशन होता है, सेट यूनिवर्सल कैसे होता है ये बताओ। उसमें यूनिवर्सल सेट था, यूनिवर्सल तो रिलेशन होता है, इस साल सीखा ना अपन ने, एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट के सारे ऑर्डर पेयर सेलेक्ट हो जाए, वो यूनिवर्सल रिलेशन है। अच्छा, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल सेट मतलब आप उस सेट के एलिमेंट्स कहां से ले रहे हो, उस चीज को आप यूनिवर्सल सेट कह रहे हो। ठीक है, जैसे सपोज करो मेरे को सेट बनाना है नेचुरल नंबर्स का। अब नेचुरल नंबर्स आप कौन से सेट से ले सकते हो, होल नंबर से ले सकते हो, ठीक है, आप इंटीजर से ले सकते हो, आप रियल नंबर से ले सकते हो। तो वो जो जो सेट आपको बनाना है, वो आप कहां कहां से ले सकते हो, वो सेट उस सेट के लिए यूनिवर्सल सेट का काम कर सकता है। ठीक है, वो होता है यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन। ठीक है ना। अब देखो, एक सेट लिखते हैं ए, जिसके एलिमेंट्स है 1,2। ठीक है, अब इसके कितने सबसेट्स बना सकते हो आप, सबसेट समझते हो। एक ऐसा सेट बनाओ जो इसके एलिमेंट से बना हुआ हो। तो एक सबसेट मैंने बनाया 1, 1 इसका सबसेट है, चेक करो। एक सेट मैंने बनाया 2, 2 भी इसका सबसेट है। एक सेट मैंने खुद 1 2 बना दिया, हर सेट खुद का भी सबसेट होता है, हर सेट खुद का भी सबसेट होता है। तो 1,2 वाला जो सेट है इसका खुद का सबसेट होगा, और एक फाई सबका सबसेट होता है, यानी एम्प्टी सेट।
मान लो मैंने इसको खाली छोड़ दिया, ये खाली सेट उसमें भी है ना, तो ये खाली सेट भी उसका सबसेट माना जाए। ठीक है, तो उस खाली सेट को अपन कौन से ग्रीक लेटर से डिनोट कराते हैं? 5। तो 4 सबसेट्स बने, से कितने बने? 4। फॉर्मूला क्या है? 2 की पावर m, यहाँ पे m इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो 2 की पावर 2, इसमें 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो 2 की पावर 2 हो गया, यानी कि 4 सबसेट्स बन सकते हैं। मान लो इसमें 3 भी होता तो फिर कितने सबसेट्स बन पाते? 2 का क्यूब, यानी 8 सबसेट्स बनते थे। ठीक है, सपोज कर उसमें 3 होता तो ये 4 तो बनते बनते, 4 और कौन कौन से बनते बताओ? एक 2,3 बन जाता, एक 1,2 तो बन गया, 1,3 बन जाता, एक 1, 2, 3 पूरा ही बन जाता, और एक केवल 3 बन जाता, 4 और मिल गए तो 8 बन जाते। समझ गए? अब आ जाओ वापस सवालों पे। तो ये हो गए हमारे सारे सबसेट्स, इसके हो गए। अब इन सारे सबसेट्स का भी एक सेट बनाओ। अब सेट बनाने के लिए क्या किया जाता है? इनको एलिमेंट की तरह लिखा जाता है, कॉमा कॉमा से सेपरेट करके। यही तो होता है सेट। रोस्टर फॉर्म में हम सेट को कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। और भाई इसका भी एक सेट बनाओ। इसका सेट बनाने के लिए इसको भी करली ब्रेसेस में पैक कर दिया हमने, मतलब सेटों का भी सेट। अब ये जो सेट है उस ए सेट का पावर सेट माना जाएगा, पी ऑफ ए माना जाएगा। ठीक है, तो किसी एक पर्टिकुलर सेट्स के सारे सबसेट्स का सेट होता है उस सेट का पावर सेट, उस गिवन सेट का पावर सेट। अभी क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? ठीक है, चलो। अब ये क्या कह रहा है? कोई सेट है एक्स, नॉन एम्प्टी होना चाहिए, मतलब एटलीस्ट एक एलिमेंट उसमें होना चाहिए। उसका पावर सेट बनाओ पहले तो। बना दिया अभी जैसा हमने बनाया, जैसे मैंने सेट बनाया था A1,2, तो उसका पावर सेट बना था नीचे। अब ये खुद कह रहा है, देखो पावर सेट ऑफ एक्स क्या होता है? विच इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स। एक्स के सारे सबसेट्स का सेट बनेगा, उसको पावर सेट ऑफ एक्स कहेंगे। तो ये तो सेट बना दिया हमने। अब रिलेशन कैसे डिफाइन है? इस पावर सेट ऑफ एक्स से पावर सेट ऑफ एक्स में ही डिफाइन है, क्योंकि यहाँ पे इन प्रीपोजिशन यूज हो रहा है, तो खुद का खुद से ही है। इधर भी पावर सेट ऑफ एक्स है डोमेन में, और इधर भी पावर सेट ऑफ एक्स है को डोमेन में। अब जब आप इसको पेयर करोगे, तो आप उन्हीं को पेयर करोगे जब ए बी का सबसेट होगा। ए जो होगा डोमेन से लेंगे, बी जो होगा को डोमेन से लेंगे। अब देखो, अब तक अपन जब रिलेशन डिफाइन करते थे तो अपन स्मॉल लेटर्स यूज करते थे, जैसे कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, है ना, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। लेकिन अब की बार इसने कैपिटल लेटर्स यूज किया है। क्यों? क्योंकि अब की बार ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट्स के नहीं बनेंगे, सेट्स के बनेंगे, क्योंकि जो आप एलिमेंट्स उठा रहे हो वो खुद भी सेट्स हैं। नहीं आया समझ कनिष्का? देखो, नहीं आया या नहीं आया? देखो सपोज करो ये एक सेट ए, ये एक सेट। ठीक। अब सपोज करो यहाँ पे एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी, या खुद का खुद से बना रहे हो तो इधर भी ए ले लो, और इधर भी एलिमेंट्स हैं वही ए बी सी। अब अगर मान लो ए की मैपिंग बी से है, तो आप क्या कहोगे? रिलेशन है, ए टू बी रिलेशन है। अगर ए की मैपिंग बी से है तो आप क्या कह सकते हो? आप दो बातें कह सकते हो, या तो ए को मतलब आप इस तरीके से कह सकते हो, या तो ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, और या फिर दूसरा तरीका जो अभी अपन ने ए आर बी वाला सीखा, या फिर आप ए आर बी ऐसे कह सकते हो। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखो, ये जो ऑर्डर्ड पेयर बना, इसके अंदर के एलिमेंट्स स्मॉल लेटर्स है ना, है ना। अब तक हम यही सीख रहे थे कि ऑर्डर्ड पेयर्स के अंदर के एलिमेंट्स स्मॉल लेटर में। लेकिन अब की बार इधर ए नहीं है, पावर सेट ऑफ ए है दोनों जगह। तो अंदर एलिमेंट्स नहीं है, अंदर सेट्स हैं। इस बार ये सेटों का भी सेट है, अंदर एलिमेंट्स नहीं है। अब की बार अंदर क्या है? सेट्स हैं। सेट्स कैसे? जैसे अभी अपन ने 4 एलिमेंट 4 सेट्स बनाए थे, तो कैसे बने थे? इस टाइप के सेट्स बने थे। या तो बनना था ए, अंदर सेट्स है ना, या बना था बी, या बना था ए कॉमा बी, और या फिर बना था एम्प्टी सेट। सेम टू सेम इधर भी ऐसे ही कुछ होगा, इधर भी पावर सेट है, और ऐसे ही कुछ होगा ना। अब सपोज करो ये वाला ऑर्डर्ड पेयर, ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट से मैप्ड है, तो आप क्या कहोगे? ये एक सेट है ना। इस सेट का कुछ नाम रख सकते हैं ना, जैसे बी। इस बी तो नहीं रख सकते, बी चलो ए है तो अपन इसका नाम बी रख सकते हैं। मान लो उसको रख दिया अपन ने सी, रख दिया।
तो अब ये सेट बी सेट सी से मैप है, एलिमेंट नहीं है, ये सेट है। तो अब की बार आप ब्रैकेट में बड़े लेटर्स यूज करोगे, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, और उस नोटेशन में लिखोगे तो बी आर सी लिखोगे। तो जब सेट्स की बात होगी तब आप रिलेशन बनाने के लिए स्मॉल लेटर्स यूज करोगे, लेकिन जब पावर सेट की बात होगी तो उसके अंदर के एलिमेंट्स ऑलरेडी सेट्स हैं, तो आप रिलेशन बनाने के लिए कैपिटल लेटर्स की बात करेंगे। यहां तक सारी बातें क्लियर है? अब बी सी से मैप नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि देखो ये वाला सेट इसका सबसेट नहीं है। उसने क्या कहा था, आप उन्हीं को मैप करो जो एक दूसरे के सबसेट्स हों, अदरवाइज मैप मत करो। ओके, समझ आया? चलो, वो जो अपन ने एग्जाम्पल लिया था 1,2 वाला, उसमें बताओ कौन किससे मैप होगा फिर। तो इसमें मान लेते हैं एक्स के अंदर दो ही एलिमेंट्स थे, 1 और 2। ओके, एक्स के अंदर दो ही एलिमेंट्स थे 1 और 2, तो उसके जो सबसेट्स बने थे वो क्या क्या बने थे? एक बना था 1, एक बना था 2, एक बना था 1 2, और एक बना था 5। इधर भी वही 1 2 1 2 5, सेम एलिमेंट्स है। अब बताओ, क्या ये वाला इससे मैप हो सकता है क्या? हर सेट खुद का सबसेट होता है, अभी भी बताया था। ये इससे मैप हो सकता है क्या? नहीं, इसके सबसेट का मतलब होता है जो आप सेट बना रहे हो उसके एलिमेंट्स अगले सेट से लेने चाहिए। तो इसमें 1 चाहिए, 1 उसमें है ही नहीं। अच्छा जी, ये मैपिंग, ये इससे मैप होगा क्या? और ये इससे मैप होगा क्या? फाइव सबका सबसेट हो सकता है, लेकिन कोई फाइव का सबसेट नहीं हो सकता, क्योंकि ये 1 उसमें से चाहिए, तो फाइव तो खाली है, कैसे निकालोगे उसमें से 1? तो इसका दो से रिलेशन बना, ठीक है। इसका बताओ, 2 किससे मैप होगा? 2 से होगा, और 1,2 से होगा। 1,2 केवल 1,2 से होगा, और 5 सबसे होगा, क्योंकि 5 सबका सबसेट सबसेट होता है। तो समझ में आया? अब ये तो मैं रिलेशन तब बना पाया जब मैंने एक्स के अंदर दो एलिमेंट्स मान लिए, और फिर पावर सेट ऑफ एक्स बनाया, और फिर ये रिलेशन मान लिया। लेकिन एक्स के अंदर दो एलिमेंट्स आप अपनी मर्जी से नहीं मान सकते ना, उन्होंने थोड़ा ना दिए हैं। ये तो समझने के लिए था, एग्जाम्पल था। अब आप कह रहे हो इसको आप इक्वालेंस, अभी इस समय ये इक्वालेंस रिलेशन नहीं है, क्योंकि देखो बहुत सारे मैपिंग नहीं हो पाई। इक्वालेंस कब होता है? क्या? रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो। तो इस समय तो नहीं है, क्योंकि इस समय बहुत सारे एलिमेंट्स यहाँ पे छूट रहे हैं, ये चेक करना पड़ेगा अपने को मिला के। ठीक है, अब आप इक्वालेंस रिलेशन चेक करो, एक्स के अंदर एलिमेंट्स 1 और 2 नहीं है, पता नहीं क्या है, पता नहीं कितने हैं, यानी कि अब आपको स्टेटमेंट से इसको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर के एलिमेंट्स क्या हैं वो हमको नहीं पता है। सारी बात क्लियर हो गई क्या? ओके। दूसरी चीज, शो नहीं करने के लिए कह रहा है कि आप प्रूव करने लग जाओ, वो पूछ रहा है, तो हो सकता है ना भी हो। ठीक है, क्लियर? अब सारी बातें क्लियर है? ठीक है, अब इसको इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे? हेयर, फॉर सम नॉन एम्प्टी सेट, सबसे पहले अपन मेंशन करेंगे कि एक्स जो है नॉन एम्प्टी है। रिलेशन आर जो है वो डिफाइंड है पी ऑफ एक्स, यानी पावर सेट ऑफ एक्स। रिलेशन आर इन पावर सेट ऑफ एक्स इज डिफाइंड एज इज डिफाइंड एज। अब आप इस रिलेशन को ऐसे भी लिख सकते हो, आर इक्वल टू, इस रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर होंगे, ऑर्डर्ड पेयर भी सेट्स के बने हुए होंगे। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर्स भी किसके बने हुए होंगे? सेट्स के, स्मॉल लेटर नहीं कैपिटल लेटर। अब ए और बी तब ही इसके अंदर होंगे सच दैट ए इज ए सबसेट ऑफ बी। समझ आया? आप उन्हीं सेट्स का ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हो जिस ऑर्डर्ड पेयर में पहला सेट दूसरे सेट का सबसेट हो, ए बी का सबसेट। ये रिलेशन डिफाइन करिए, उसकी लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट है, अपन ने इस तरीके से इसको डिफाइन कर दिया। अब वो इंजेक्टिविटी सब्जेक्टिविटी सब चेक करनी है, और सॉरी इंजेक्टिविटी सब्जेक्टिविटी क्या, रिफ्लेक्सिविटी सिमेट्रिसिटी एंड ट्रांजिटिविटी। ये तो हो गया रिलेशन डिफाइन। ठीक है, हाँ। अब सबसे पहले क्या है, इन सॉरी रिफ्लेक्सिविटी। तो बताओ ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है क्या, सोच के बताओ। रिफ्लेक्सिव कब होता है?
खुद का खुद से इमेज बने। तो हर सेट जैसे ए कोमा ए इसमें होगा क्योंकि ए का सबसेट है, बी कोमा बी भी इसमें होगा क्योंकि बी का सबसेट है। हर सेट खुद का सबसेट होता है, तो रिफ्लेक्सिव तो ये होगा। होगा तो क्रॉस एग्जाम्पल दे नहीं सकते, नहीं दे सकते, तो अपन क्या करेंगे, वही जो अपन लिखते हैं लाइंस फॉर एनी, कोई भी इसमें से लेटर सेट लेंगे ए बिलोंगिंग टू डोमेन। डोमेन क्या है, पावर सेट ऑफ एक्स, वो है ना डोमेन, पावर सेट ऑफ एक्स है, पावर सेट ऑफ एक्स। पहले एलिमेंट तो उठाओ, अब ऑर्डर पेयर बनाओ, लाइंस लिखना, लाइंस याद करो। हम्म, हाँ तो सी सेट भी तो लिया मैंने, कैपिटल लेटर लिया है ना बेटा। बेटा ए कोमा ए अगर ले रहे हैं तो ये ऑर्डर्ड पेयर बन गया। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर तो अब बनाएंगे ना बेटा। पावर सेट ऑफ एक्स के अंदर सेट्स हैं, क्या है, सेट्स हैं, उनमें से कोई एक सेट ए उठाया अपन, तो उसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर थोड़ी नहीं, उसमें तो ऑर्डर्ड पेयर तो रिलेशन में होते हैं। ठीक है, अब याद करो, जब आप इसको नॉर्मल तरीके से रिफ्लेक्सिविटी की सवाल करते थे तो आप यहाँ पे कोई सेट लिखते थे, क्या लिखते थे, यहाँ पे कोई सेट, मान लो जैसे ए सेट लिख दिया, और यहाँ पे आप उसका एलिमेंट लिखते थे। जब यहाँ सेट होता है तो यहाँ एलिमेंट होता है। अब वहां पे ऑलरेडी सेट नहीं है, वहां पे ऑलरेडी पावर सेट है, तो अब यहाँ पे एलिमेंट नहीं होगा, यहाँ सेट होगा। ये ए अगर उधर का आएगा तो इधर स्मॉल ए आएगा, लेकिन उधर सेटों का भी सेट है तो इधर सेट आएगा। ठीक है, तो for any A belongs to domain power set of X, we always have we always have A comma A we always have A comma A belongs to relation power belongs to relation R। रिलेशन आर में कोमा हमेशा होगा, लेकिन रीजन देना पड़ेगा क्यों होगा हमेशा, एज एज ए इज ए सबसेट ऑफ ए। भाई ए कोमा बी कब होता है रिलेशन में, जब ए बी का सबसेट है, तो ए कोमा ए तो हमेशा ही होगा, क्योंकि ए का सबसेट तो हमेशा ही होगा, क्योंकि ए कोई भी सेट ले लो आप, हर सेट खुद का सबसेट होता है। अब इसको लाइनिंग अगर एक स्टेटमेंट में लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, एज वी नो दैट ईच सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, सो ए कोमा ए ऑलवेज बिलोंग्स टू आर, so the given relation is what, reflex। डन, फाइन। चलो जी, रिफ्लेक्सिविटी के बाद नेक्स्ट पार्ट है सिमेट्रिसिटी। पहले खुद सोचो होगा कि सिमेट्रिक, विधि बताओ, इज इट अ सिमेट्रिक रिलेशन और नॉट, होगा, नहीं होगा, क्योंकि कोई भी अगर अपने को ऑर्डर पेयर मिला तो उसका उल्टा मिलना कोई कंपलसरी नहीं है, मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे दो एलिमेंट्स लेंगे अपन और फिर लेट करेंगे, इस तरीके से करते हैं ना, फॉर एनी, दो एलिमेंट्स कौन से ले लेते हैं हम, ए और बी, जो कि डोमेन पावर सेट ऑफ एक्स में है। ठीक है, और लेट करके स्टार्ट करेंगे, लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, याद है, लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, फिर इसका रिजल्ट, का रिजल्ट क्या होगा वो देखना है अपने को। तो ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर का रिजल्ट क्या निकलेगा कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी, पर इसका रिजल्ट बी इज ए सबसेट ऑफ ए नहीं निकल रहा है। अगर इसका रिजल्ट बी इज ए सबसेट ऑफ ए निकलता तो बी कोमा ए भी आ जाता और उल्टा मिल जाता। ठीक है, तो अब इसका जब रिजल्ट निकलता है तब अपन लिखते हैं ये वाली लाइन, लेकिन नहीं निकल रहा, नहीं निकल रहा तो अपन ऐसे कैसे लिखेंगे, अपन इसमें ऐसे लिखेंगे, बट इट डज नॉट इम्प्लाई, बट इट डज नॉट इम्प्लाई, इम्प्लाई का मतलब होता है रिजल्ट आना, बी इज ए सबसेट ऑफ ए। ठीक है, ए इज ए सबसेट ऑफ बी से बी इज ए सबसेट ऑफ ए इम्प्लाई नहीं होता, होगा तो किसी एक पर्टिकुलर एग्जांपल में होता होगा, हमेशा नहीं होता। ठीक है, सो बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन आर। ओके, so the given relation is not symmetric। अब सपोज करो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया और हमारे पास समय की कमी है, तो आप ट्रांजिटिविटी बिना चेक करे भी लिख सकते हो कि इक्वालेंस नहीं है।
क्योंकि इक्वालेंस तब होगा जब तीनों होंगे। तो सिमेट्रिसिटी फेल हो गई तो आगे ट्रांजिटिविटी पास भी हो जाएगी, तो क्या ही हो जाएगा। और अगर समय है तो फिर ट्रांजिटिविटी पे भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ट्रांजिट वैसे तो देखो तरीका पता है क्या होता है। तरीका ये होता है कि जो पास, अगर कोई चीज फेल हो रही है, जैसे तीन में से एक चीज फेल हो रही है, तो तरीका तो ये होता है जो दो चीजें जो पास हो रही है ना वो पहले बताओ। तो सिमेट्रिसिटी से पहले अपने को ट्रांजिटिविटी बतानी चाहिए इससे। जो पास हो रही है वो दो चीजें पहले बताओ, यानी खुद असर्टेन पहले ही कर लो कि क्या चीज पास है क्या चीज फेल है। ठीक है, फिर आ जाओ अब आप लास्ट ट्रांजिटिविटी। तो अब आप खुद बताओ पहले ट्रांजिटिव है या नहीं है। है, विधि बताओ। सही है, ठोस एग्जाम्पल बताओ कैसे नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है बताओ। अगर ए बी का सबसेट है और अगर बी सी का सबसेट है तो ए सी का सबसेट नहीं होगा। 100% होगा, हर केस में होगा, कोई आपके क्रॉस एग्जाम्पल नहीं बचता। तो ट्रांजिटिव ये होगा। ठीक है, ओके। सो अब तीन एलिमेंट्स ले लें फॉर एनी ए बी सी। एलिमेंट्स क्या आपकी बात, तो वो भी सेट सी है। ए बी सी बिलोंगिंग टू डोमेन पावर सेट ऑफ एक्स। और लेट करेंगे दो बार, है ना। एक बार करेंगे ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, एक बार करेंगे क्या, बी कोमा। तो ये आपके रिलेशन वाली एक्सरसाइज रिपीट हो गई, यहाँ पे रिवाइज हो गई। ठीक है, इंप्लाइज इसका रिजल्ट क्या आएगा कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी। इसका रिजल्ट क्या आएगा, बी इज ए सबसेट ऑफ सी। ठीक है, तो इसको ले लो स्टेटमेंट वन, इसको ले लो स्टेटमेंट टू। फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू, it is clear that it is clear that A is a subset of C, and if it's A is a subset of C, उससे क्या इंप्लाई होता है कि A comma C belongs to relation R। ठीक है, so the given relation is transitive। अब एक क्लोजिंग स्टेटमेंट ऐड कर देना इसके साथ। ठीक है, here the given relation R, the given relation R is, here the given relation R is reflexive and transitive, but not symmetric. Hence conclude it is not an equivalence relation. Hence we conclude that it is not an equivalence relation. Over. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलें, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9th तो 100% कोर्स से बाहर, इसको तो छेड़ भी नहीं सकते। जैसे अभी कुछ कंपोजिशन के क्वेश्चन थे उनको थोड़ा बहुत तो छेड़ रहे थे हम, क्योंकि जानते हैं ये बाइनरी ऑपरेशन के बारे में तो हम बिल्कुल नहीं जानते। स्टार का मतलब बाइनरी ऑपरेशन होता है, जो फोर्थ एक्सरसाइज है तो इंट्रोड्यूस ही नहीं हुई, तो इसको तो 100% काटो। 10th क्वेश्चन जो है हमारे हमने जो कोर्स में किए थे कुछ क्वेश्चन, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, उस पर बेस्ड है ना। तो क्या कह रहा है, फ्रॉम द सेट 1 2 3 4 5 6 एंड टू इटसेल्फ। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस निकालने का फॉर्मूला सीखा था हमने, याद करो क्या, परमुटेशन वाला था। हाँ था, तो वही फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। पहले तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस का फॉर्मूला वैलिड कब है, डोमेन में ज्यादा एलिमेंट्स हो या को डोमेन में ज्यादा हो। डोमेन में ज्यादा हो, अगर कोड डोमेन में ज्यादा हो जाए तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन सीधे ही जीरो मार्क कर दो, एक भी नहीं बनेगा। ठीक है, ठीक है। तो अब इधर ज्यादा है या बराबर हो तो भी चलेगा, जैसे इस वाले केस में बराबर है देखो, क्योंकि फ्रॉम द सेट दिस टू इटसेल्फ है। इटसेल्फ मतलब कोडोमेन भी यही है, तो इसमें भी एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, उसमें भी एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो आपकी बात बराबर है ना। ठीक है, तो बताओ नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस का फॉर्मूला क्या।
एनपीएम तो शायद इंजेक्टिविटी का नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस का फॉर्मूला बता रहे हैं। हम्म। नहीं चलो, इक्वल नहीं भी होते, इधर एन होते इधर एम होते, फॉर्मूला क्या है पहले तो ये बताओ। जो आप बता रहे हो एन पी एम, वो तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस का फॉर्मूला है, बड़ा वाला फॉर्मूला। याद है? बताओ। समीशन आर वेरीज फ्रॉम वन टू एम। एम या एन है? एन। ठीक है, आगे बोलो। -1 की पावर एन, ओनली एन, एन माइनस आर। आगे बोलो। एन सी आर। आगे बोलो लास्ट में। आर की पावर, हाँ, एम। ये फॉर्मूला है। ठीक है। अब ये फॉर्मूला बिल्कुल वैलिड है, काम करता है, लेकिन अब हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स्ड नहीं है। मान लो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स सपोज करो फिक्स होते हैं 1 2 3। क्या होते हैं? 1 2 3। तो हम फॉर्मूला कैसे लगाते हैं? 1 2 3 यानी आर की वैल्यू 1 से लेकर 3 तक ही जाती है ना, तो यहाँ पे 3 हो जाता, यहाँ पे भी 3 हो जाता, और कहाँ कहाँ 3 होता बताओ? यहाँ पर भी 3 हो जाता, और यहाँ पर भी 3 हो जाता, क्योंकि एम और एन बराबर है इसका। ये इतनी जगह -1 की 3। ऐसे करोगे, ठीक है। उसके बाद फिर आप करोगे इसकी वैल्यू करोगे, तो -1 3 - 2 इंटू 3c2 इंटू 2 का क्यूब। ठीक है, फिर आप क्या करोगे? -1 3 - 3 इंटू 3c3 और इंटू 3 का क्यूब। यानी आर की वैल्यू आपको तीन जगह रखनी होती है। कहाँ कहाँ? 1 2 3। तो पहले इन तीनों जगह 1 1 1 रखा, फिर पहले बाद में इन तीनों जगह 2 2 2 रखा, और फिर लास्ट में इन तीनों 3 3 3 रखा। ऐसे तो करते, और सबको सॉल्व करके फिर जोड़ दोगे। तो सबको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 3 - 1 क्या होता है? 2। और -1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 इंटू 3c1 क्या होता है? 3। और 1 का क्यूब क्या होता है? 1। तो यहां से मिला 3। आगे -1 3 - 2 क्या होता है? और -1 की पावर 1 क्या होगा? -1। 3c2 क्या होगा? 3 होगा। ठीक है, इंटू 2 का क्यूब क्या होता है? 8 होता है। तो ये क्या हो जाएगा? 8 या माइनस का 24। ठीक है, आगे बढ़ो। तो ये क्या हो जाएगा? 3 - 3 क्या हो जाएगा? 0। -1 की पावर 0 क्या होता है? 1। 3c3 क्या होता है? 1। और 3 का क्यूब क्या होता है? 27। यहाँ पे क्या गया? 27। जीरो आंसर्स कैसे आ गए? फॉर्मूला सही पढ़ा है? एक बार फॉर्मूला देखो जल्दी से। और जीरो नहीं आ रहा, सॉरी। 27 और 3 30 30 - 24 कितना है? 6 6। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये 6 आंसर इस फॉर्मूले से आया। अब 6 आंसर पे आ जाता। कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पे? 3। कितने एलिमेंट्स हैं? 3। 3 फैक्टोरियल क्या होता है बताओ? और उससे भी 6 ही आया। पर ये फैक्टोरियल वाला फॉर्मूला तभी काम करेगा पास के पास दोनों जगह इक्वल नंबर है। ठीक है, तो हमारे केस में हमारे पास है ना इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एन इधर है एन इधर है। तो अगर आपको ये फॉर्मूला डिफिकल्ट लग रहा है तो आप एन फैक्टोरियल फॉर्मूला यूज कर लो, पर प्रोवाइडेड दैट कि दोनों में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए। तो इसमें इसका आंसर हम क्या लिख देंगे? नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन एन फैक्टोरियल। ये करें एन टोरियल, देखो मैच करो।
तो अब हमारे पास एक तरीके से 3 फॉर्मूले हो गए नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शंस निकालने के लिए। क्विकली इसको रिवाइज कर दो ताकि मुद्दा ये खत्म हो। देखो सपोज करो मेरे पास यहां पर तो है n नंबर ऑफ एलिमेंट्स और यहां पर है m नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो केस 1 ले रहे हैं अपन, केस 1 ले रहे हैं अपन, ठीक है, जिसमें यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स है और वहां पे कम है, m इज लेस देन n। तो इसका आंसर तो हो जाएगा 0, 100% बचा। केस नंबर 2 ले रहे हैं अपन जब दोनों जगह बराबर हो। केस नंबर 2 ले रहे हैं जब अपन दोनों जगह बराबर हो, तो बराबर का भी फॉर्मूला क्या बना, n फैक्टोरियल। दोनों बराबर है, m फैक्टोरियल भी बोल सकते हैं उसको आप, ठीक है। और केस 3 क्या बना, जब आपके पास यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा हो, तो वो अभी जो हमने फॉर्मूला लगाया वो वाला फॉर्मूला चलेगा, r इक्वल टू 1 से लेकर और m और n सी r और r की पावर क्या बनती है, m। इधर क्या आएगा, हाँ इधर, ठीक है, क्लियर। और -1 की पावर n माइनस आर रह गया, है ना। कुल मिला के ये बड़ा फॉर्मूला कब चलेगा, जब आपके डोमेन में ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। जब को डोमेन में ज्यादा है तो आंसर बिल्कुल 0 कर देना, और जब दोनों बराबर हैं तो बस उसी का फैक्टोरियल कर देना। अच्छा, ये दोनों केस अगर मर्ज कर दें तो कॉमन फॉर्मूला ये याद किया जा सकता है, क्योंकि अभी हमने इस फॉर्मूला से निकाला तो भी आंसर 6 आ रहा था, और उससे निकाला तो 3 फैक्टोरियल भी 6 आ रहा था, ठीक है। बट अगर आपको किसी भी केस में फॉर्मूला डिफिकल्ट लगे और दोनों नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्यादा है, तो उस केस में आप एन फैक्टोरियल यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी सारी बातें क्लियर है, ओके, ठीक है। आप चाहो तो आपके नोट्स में ये केस अलग से नोट कर लेना कि एम अगर इफ स्पेशल केस नोट कर लेना कि अगर एम और एन बराबर हैं, इफ m इक्वल टू n देन नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस n फैक्टोरियल मार्क किया जा सकता है। स्पेशल केस मार्क कर देना, इफ m इज इक्वल टू n, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस के सेक्शन में मार्क करो, देन नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस इक्वल टू m फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल। आ जाओ फटाफट, हो गए, हो गया नोट डाउन। देखो 11th आउट ऑफ द कोर्स है, एफ इनवर्स निकलवा रहा है, ठीक है। एफ इनवर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा फंक्शन, ठीक है। तो देखो यहाँ एफ के अंदर ऑर्डर पेयर्स क्या है, ए कोमा 3, बी कोमा 2, सी कोमा 1। तो एफ इनवर्स के ऑर्डर जो ऑर्डर पेयर्स होंगे जस्ट इसके उल्टे होंगे, ए कोमा 3 की जगह बी कोमा ए। तो अगर आ जाए तो इस तरीके से कर देना, बस इतना सा काम करना है, वैसे तो ये आपके कोर्स में नहीं। अच्छा सेकंड का बताओ, हम्म बी कहाँ गया, ये तो कह रहा है इफ इट एग्जिस्ट, तो इसमें इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, इसका आंसर लिखोगे इफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। और क्या लिखोगे, बताए क्या लिखोगे, इतना सब कुछ नहीं लिखोगे। इन्वर्टिबिलिटी के लिए सबसे पहले बाइजेक्टिविटी चेक करते हैं, और एफ बाइजेक्टिव है, पहले ही दिख रहा है बी और सी की, दो बी और सी की एक ही या नहीं, ये वन है, वन वन नहीं, इंजेक्टिव नहीं है, ये इंजेक्टिव नहीं है तो ये बाइजेक्टिव भी नहीं है, नेगेटिव नहीं है तो इन्वर्टिबल हो ही नहीं सकता, और इन्वर्टिबल हो ही नहीं सकता तो एफ इनवर्स मिल ही नहीं सकता, ठीक है। ये सारी इन्वर्टिबिलिटी के लिए सबसे पहली कंडीशन बाइजेक्टिविटी, इन्वर्ट इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी, ठीक है डन। और ये तो सब्जेक्टिव भी नहीं है, क्योंकि टी के अंदर 3 है, 3 तो किसी से मैप ही नहीं हुआ, है ना, 2 और 1 ही मैप हो रहे हैं बस, है ना। सब्जेक्टिव भी नहीं है, इंजेक्टिव भी नहीं है, तो 100% बाइजेक्टिव नहीं। 12th वाला बाइनरी ऑपरेशन ने हटा दो, 13th वाला ये स्टार जहां पे भी दिख गया बाइनरी ऑपरेशन हटा दो, डिफाइन बाइनरी ऑपरेशन हटा दो। लेट ए के अंदर 0 1 2, बी के अंदर भी 4 एलिमेंट्स है, -4 -2 0 2, एफ और जी दोनों फॉर्म डिफाइन है भाई, एफ भी ए टू बी डिफाइन है और जी भी ए टू बी, दो फंक्शन है, दोनों ए टू बी डिफाइन है। सर एक्स की डेफिनेशन देखो, ये है, जी एक्स की डेफिनेशन देखो, ये रही। इसमें भी आपको एक्स जो है ए से लेना है, डोमेन ए है, और इसमें भी आपको एक्स क्या है, ए से लेना है, दोनों फंक्शन ए टू बी फाइन है, तो दोनों में डोमेन ए ही होगी, उसके एक्स भी ए से लेंगे, इसके एक्स भी से लेंगे। सवाल है आर एफ एन जी, अब आपसे इक्वल, अब आपसे इक्वालिटी ऑफ फंक्शंस का क्वेश्चन है ये।
आपको चेक करके बताना है कि दो फंक्शंस इक्वल कब होते हैं, दो फंक्शंस इक्वल कब होते हैं। समझ आया? कब होंगे बताओ दो फंक्शंस इक्वल, सोच के बताओ। उसके अंदर एलिमेंट्स नहीं होते, उसके अंदर क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर सेम होंगे। आप याद करो दो सेट्स इक्वल कब होते थे, जब मैंने कहा कि सेट ए सेट बी के इक्वल है, कब होते थे, जब इसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो एग्जैक्टली इसके एलिमेंट से मैच करें। हो सकता है बदल जाए, जैसे यहाँ पे 1,2,3 है तो वहां पे 1,3,2 हो जाए, लेकिन ये इक्वल माने जाएंगे, एक एक एलिमेंट अंदर मैच होना चाहिए। ठीक है, तो आप जो फंक्शंस होते हैं वो भी तो सेट्स होते हैं, बस फर्क ये है कि इन फंक्शन के अंदर आपको एलिमेंट नहीं मिलते, ऑर्डर पेयर्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? ऑर्डर पेयर्स मिलते हैं। होते तो ये भी सेट्स है ना, तो ये सवाल ये है कि ये दोनों सेट्स कभी इक्वल हैं, जब इनके अंदर के ऑर्डर पेयर्स इक्वल हो। जो ऑर्डर पेयर एफ में बन रहे हैं वो के वही ऑर्डर पेयर किस में बने, सी में बने। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे प्लस पॉइंट ये है कि डोमेन में चार ही एलिमेंट्स हैं, तो चार ही एलिमेंट्स है तो ये चारों पहले इस एफ फंक्शन में लगाओ और देखो आंसर क्या आ रहा है, और यही चारों फिर जी फंक्शन में लगाओ और देखो उनके आंसर क्या आ रहे हैं, और फिर ऑर्डर पेयर बनाओ, फिर इसके ऑर्डर पेयर और इसके ऑर्डर पेयर अगर एक्जैक्टली सेम है तब तो एफ और जी इक्वल है, अदरवाइज एफ और जी इक्वल नहीं है। समझ आया सवाल? ओके, तो फटाफट से खत्म करो इसको। द फंक्शंस एफ एंड जी, द फंक्शंस एफ कॉमा जी दोनों के दोनों ए टू बी मैप हैं, आर डिफाइंड एस, आर डिफाइंड एस। तो फंक्शंस के लिए हम बोलो एफ एक्स कैसे डिफाइन है, एफ एक्स डिफाइन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एंड जी ऑफ एक्स कैसे डिफाइंड है, 2 into मॉडुलस x - 1/2 -1, राइट। दोनों की डेफिनेशन लिखी बेटा। अब यहाँ पे ये जो ए और बी है सेट्स वो भी बताओ क्या है, वेयर, वेयर इक्वल टू दिस एंड बी इक्वल टू दिस। ठीक है, सेट्स ए और बी। चलिए अब क्या करें, अब एक एक करके चारों एलिमेंट्स पहले लेफ्ट में डालो और चारों एलिमेंट्स फिर जी में डालो ना। बताओ एक बार फिर से लिख देता हूँ, एफ एक्स पे बोलो एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स। सो बोलो इसकी क्या है, पहले -1 निकालो, एफ ऑफ जीरो निकालो, एफ ऑफ 1 निकालो, तो निकाल सकते हो जल्दी से, ऑफ 2 निकालो क्विकली। तो -1 का स्क्वायर बोलो 1 माइनस एक्स की जगह -1 रखा तो +1 हो गया, तो आंसर क्या है 2। जीरो का स्क्वायर 0 माइनस 0 गिव्स मी 0। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1, 2 का 4 -2 गिव्स मी, क्या आंसर है 2। अच्छा ये 2 0 0 2 आंसर आया, तो ये 2 और 0 कोडोमेन में भी है ना, चेक कर लेना, क्योंकि आंसर आपके कोडोमेन से ही चाहिए। अगर मान लो ये कोडोमेन में नहीं मिलेंगे तो ये फंक्शन ही वैलिड नहीं होगा, क्योंकि फिर इसकी इमेज ही नहीं बनी। ठीक है, तो ये तो हो गया एफ, एंड साथ में लगे हाथ जी भी निकाल लो, एंड जी ऑफ एक्स क्या है, 2 into मॉडुलस x - ½ माइनस, ये चलो सो जी ऑफ वही सेम -1, जी ऑफ 0, जी ऑफ 1, जी ऑफ 2, चेक करें। ठीक है, तो पुटअप करो -1, एक्स की जगह -1 पुटअप करोगे तो -1 - ½ क्या होगा, -1 - ½ -3/2 होगा, एक और आधा 1.5 होता है, -3/2 का मॉडुलस लगाओगे तो 3/2 हो जाएगा, और 2 × 3/2 और आगे में -1, ये करोगे 2 से 2 कटा 3 -1 आंसर 2 आ जाएगा। चलो जीरो लगाओगे तो 0 -½ -½ पे आप मॉडुलस लगाओगे तो +½ -1, ये करोगे तो 2 से 2 कट के 0 मिला। अब आप 1 लगाओ, 1 - ½ क्या होता है, वही हाफ, मॉडुलस हाफ क्या होता है, हाफ, -1 करोगे तो ये 0 आ गया, और 2 लगाओगे तो 2 - ½ क्या होता है, 3/2,
और 3/2 पे मॉडुलस लगाओगे 3/2 -1। तो आप चेक करो, जब आप -1 डालते हो तो 2 मिलता है, इधर भी -1 डालते हैं तो 2 मिलता है। जब आप 0 डालते हो 0 मिलता है, तो इधर भी 0 डालते हैं 0 मिलता है। जब आप 1 डालते हो 0 मिलता है, तो इधर भी 1 डालते हो तो 0 मिलता है। और जब आप 2 डालते हो तो 2 मिलता है, तो इधर भी 2 डालते हो तो 2 मिलता है। तो सेम ऑर्डर पेयर्स बन रहे हैं, तो फिर ये दोनों फंक्शंस इक्वल होंगे या नहीं होंगे बताओ। तो इसके नीचे कंक्लूजन लिखो। सो एफ के ऑर्डर पेयर्स बनाओ। -1 से 2 इमेज बन रही है। -1 2 से मैप होता है, 0 0 से मैप होता है, 1 0 से मैप होता है, और 2 2 से मैप होता है, राइट। ठीक है। एंड उसके बाद फिर जी के भी ऑर्डर पेयर्स बनाओ, सेम बन रहे हैं, कॉपी पेस्ट हो जाएगा। -1 2 से, 0 0 से, 1 0 से, और 2 2 से। ठीक है, तो एक एक ऑर्डर पेयर मैच करो, बिल्कुल सेम है। अब इनका ऑर्डर पेयर का सीक्वेंस अगर बदल भी जाए, मान लो इधर 0 को ये ऑर्डर पेयर इधर हुई है, तो भी ये इक्वल माने जाएंगे, है ना। तो हम कह सकते हैं क्लियरली एफ इक्वल टू जी। पूछा था कि प्रूव करवा रहा था, पूछा था, तो आंसर हो जाएगा यस, एफ एंड जी आर द सेम फंक्शंस। अच्छा, ये जो एफ और जी फंक्शंस हैं दोनों, जब दोनों फंक्शंस ही सेम है तो उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होगी, है ना। तो बताओ दोनों इंजेक्टिव हैं क्या। इंजेक्टिविटी आपस में चेक करी जाती है। इंजेक्टिविटी कैसे चेक करी जाती है, पर दोनों फंक्शंस इक्वल हैं, तो अगर ये इंजेक्टिव होगा तो ये भी इंजेक्टिव होगा। है इंजेक्टिव, है। कैसे कह रहे हो विधि, हवा में आंसर्स दे रहे हो। 0 की में 0 है, 1 की में 0 है, तो मैनी वन है ना। मैनी वन है तो इंजेक्टिव कैसे हुआ। अच्छा, सब्जेक्टिव है क्या। क्यों नहीं है, आंसर्स में 2 और 0 ही आ रहे हैं। ये -4 -2 तो किसी की इमेज बने ही नहीं। ये अगर सेट यहां से शुरू होता तब इसको सर्जेक्टिव कहते हैं। तो ना तो ये दोनों इंजेक्टिव है, ना ही दोनों सर्जेक्टिव है, तो ऑब्वियसली बाइजेक्टिव भी नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब क्या बच गया आपके पास, एमसीक्यू बच गया केवल, खत्म करो उसको। देखो ए के अंदर 3 एलिमेंट्स है, 1 2 3। आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ रिलेशंस। अब उस रिलेशन में 1 2 और 1 3 तो होने ही चाहिए। वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होना ही चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। ऐसे कितने रिलेशंस बन सकते हैं, एक ही बनेगा, 2 बनेंगे, 3 बनेंगे या 4 बनेंगे। सवाल समझ में आया। तो ये हमने नंबर ऑफ रिलेशंस के कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज में किए थे, फिर मैंने कहा था इसका एडवांस वर्जन मिसलेनियस में मिलेगा। अब ये दोनों तो चाहिए ही चाहिए इसको। ठीक है, क्लियर है, शुरू करें। तो अपन क्या करेंगे, इससे बनने वाला छोटे से छोटा रिलेशन बनाएंगे, उसमें एलिमेंट्स और ऐड अप कर करके देखेंगे और कितने रिलेशंस बन सकते हैं। ठीक है, तो सपोज करो मेरे पास ए के अंदर क्या है, कितने, अब सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि ए के अंदर 3 ही एलिमेंट्स हैं, तो ज्यादा लेंदी नहीं होगा। इसमें अगर ज्यादा एलिमेंट्स होते तो फिर बहुत सारे नंबर ऑफ रिलेशंस बनते और बहुत सारा सोचना भी पड़ता, राइट। हियर ए इक्वल टू, बोलो ए में कितने कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 2 3। तो अगर ए में 3 एलिमेंट्स हैं, तो पहले तो ये बताओ पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगा ए क्रॉस ए, उसमें कितने ऑर्डर पेयर्स होंगे। हाँ, 9। 3 इधर है, 3 इधर है, तो 3 × 3 9 पेयर्स बनेंगे ना। तो 9 पेयर्स बना दो पहले, और उसमें से ही तो छटनी करके आपको बनाना है, ठीक है। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए में जो 9 ऑर्डर पेयर्स बनेंगे वो बनाते हैं। एक तो 1 1 2 2 और 3 3 बनेगा, बन जाएगा। एक 1 का 2 से बना दो, ठीक है। फिर 2 का 3 से बना दो, या फिर उल्टे भी बनाते चलो साथ के साथ। 1 2 है तो 2 1, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो सारे ही होंगे ना, मतलब अपने को यूनिवर्सल रिलेशन बनाना है जिसमें सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट शामिल हो।
और उसके बाद आ जाओ 2,3 उसका उल्टा, और फिर 1,3 उसका उल्टा। हो गए के सारे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ऑर्डर। ठीक है, अब ये सारे ऑर्डर पे हमारे सामने होंगे, दिख रहे होंगे, तो हमको चूज करने में आसानी होगी। अब जो रिलेशन आर है उसकी क्या प्रॉपर्टी है ना? नाउ रिलेशन आर कंटेनिंग, सबसे पहले तो उसके अंदर दो ऑर्डर पेयर तो होने ही चाहिए जो उसने कहे। कौन कौन से? 1,2 और 1,3। रिलेशन आर जो है ये प्रॉपर्टी कौन सी फॉलो करता है? रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट इज रिफ्लेक्सिव कॉमा सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांसिटिव। फाइन, ठीक है, ये गिवन है, ये लिख देना यहाँ पे, नाउ इट इज गिवन दैट, ये बात आपको ऑलरेडी गिवन। तो अब आपको पॉसिबल रिलेशंस बनाने हैं और फिर गिनने की कितने बने। ठीक है, सो पॉसिबल रिलेशन आर, ये सारी चीजों को फॉलो करने वाले पॉसिबल रिलेशंस कौन कौन से होंगे, राइट? ठीक है, तो पहले रिलेशन को हम R1 से मार्क कर देते हैं, फिर देखते हैं कितने रिलेशन यहाँ पे बन पाते। तो मैंने क्या कहा, छोटे से छोटे रिलेशन से स्टार्ट करो। तो सबसे पहले बताओ ये रिफ्लेक्सिविटी पे आओ, ये रिफ्लेक्सिव है क्या? तो रिफ्लेक्सिव है तो उसको 1,1 2,2 और 3,3 तो ये ही चाहिए। उसके बाद आप सिमेट्रिक है क्या? इस समय सिमेट्रिक है क्या? नहीं होना चाहिए। इस समय ट्रांजिटिव है क्या? है, पर आपको ट्रांजिटिविटी फेल करनी है। तो अब देखो ये फ्लेक्सिव हो चुका है, सिमेट्रिक हो चुका है, ट्रांजिटिविटी आपको फेल में, वो भी तो देखो कि 1,3 भी तो चाहिए, निकालेंगे। ठीक है, सपोज करो कोई बड़े वो टीम का सिलेक्शन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं साहब मेरे तो दोनों बेटों को आपको लेना ही पड़ेगा, क्या आपकी मर्जी जो भी ले लूं। ठीक है, तो वो है क्या बोलते हैं उसको, नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद, कि ये दोनों तो चाहिए ही चाहिए, है ना? तो ये लो साहब 1,2 आपका बेटा भी आ गया, आपका 1,3 भी आ गया। अब ये दोनों बेटे और ज्यादा नेपोटिज्म फैला रहे हैं। ये क्या कह रहा है, भैया 1,2 लो ना, मतलब मुझे लो ना, तो मेरा दोस्त भी लो। क्यों? क्योंकि सिमेट्रिक बनाना है, तो 1,2 का उल्टा भी चाहिए, मतलब नेताजी के बेटों को तो लो ही लो, उनके दोस्तों को भी लो। ये अकेले आते नहीं है, अकेले ये नहीं आएंगे तो नेताजी नाराज हो जाएंगे, ये कहेंगे दोस्तों के साथ आएंगे हम, हमारा 1,2 का दोस्त कौन है? 1,3 का। अब इस समय एक बार पोजीशन चेक कर लेते हैं, रिफ्लेक्सिव है क्या, सिमेट्रिक है क्या? इन तीनों के उल्टे ये 3 ही है, और इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये। ट्रांजिटिव है क्या? हो रहा है, अच्छे से चेक करो। हाँ, ठीक है, ठीक है, बस हो गया चेक। अब सर अपन आगे पीछे से आगे चेक करते हैं, मतलब इधर से इधर ही चेक करते हैं, इधर से इधर भी चेक करना चाहिए। 2,1 है, 1,3 है, 2,3 का है। ठीक है, तो ट्रांजिटिव अपने को भी तो नहीं चाहिए, तो ये एक एग्जाम्पल परफेक्ट है। ये यहाँ पे इसको क्लोज कर दो। ये पहला, और पता है ये सबसे छोटा है, सबसे छोटा रिलेशन यही बनेगा यहाँ पे, जो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा, और इन दोनों को भी कंटेन करेगा। अच्छा, इसमें कितने ऑर्डर पेयर आ गए? तो अब उधर टोटल कितने थे? तो बचे कौन कौन से? एक तो 2,3, एक 3,2, ये दोनों बच रहे हैं, बाकी तो सारे ही आ गए। यानी कि अब अगला रिलेशन आप बनाओगे तो इतने तो चाहिए चाहिए, मिनिमम है। इनमें से कोई भी हटाओगे तो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता। तो नया रिलेशन बनाने के लिए जो बच रहे हैं उनको ऐड कर सकते हो, इसमें से कुछ घटा नहीं सकते। अब आप खुद सोचो बेटा, अगर आप 2,3 इसको दे दोगे तो उसका दोस्त भी आएगा फिर सिमेट्रिसिटी पास करने के लिए, तो सारे ही आ गए। तो सारे ही आ गए तो ट्रांजिटिविटी भी पास हो जाएगी, जो कि आपको फेल करनी है, क्योंकि जब इक्विवेलेंस रिलेशन होता है तो तीनों प्रॉपर्टी फॉलो करता है। तो ट्रांजिटिविटी फेल करने के लिए 2,3 नहीं ले सकते हम, और इसका दोस्त भी नहीं ले सकते। यानी एक ही रिलेशन पॉसिबल है, इसके अलावा और कोई रिलेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है,
तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे हमारे? 1। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन कौन सा है? ए। लास्ट क्वेश्चन देखो। अब की बार वही 1 2 3 है। अब की बार को इक्वालेंस बनाना है, यानी ट्रांजिट बनाना है। और मीनिंग क्या चाहिए उसको? 1,2। एक ही नेताजी का बेटा है जो चाहिए। और इस बार आपको तीनों पास करनी है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तीनों प्रॉपर्टी पास करनी है। ओके, चलो। 1,1 2,2 3,3 चाहिए होगा रिफ्लेक्सिविटी पास करने के लिए, और 1,2 चाहिए। तो फिर इसका उल्टा 1,3 भी, 2,1 भी चाहिए आपको। ठीक है, अब इस समय रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, इस समय ट्रांजिटिव है। तो एक रिलेशन तो यही बन गया, तीनों प्रॉपर्टी भी फॉलो कर रहा है, 1,2 भी है इसमें। अब इसके अलावा और कोई रिलेशन बन सकता है क्या? अब कौन कौन से ऑर्डर पे छूट गए उधर देखो। 1,2 2,1 आ गया, ये छूट रहा है, ये छूट रहा है, ये चार ऑर्डर पे छूट रहे हैं, राइट। तो अब अगर आप 2,3 लोगे तो 3,2 भी चाहिए। ठीक है, सपोज करो मैं R2 लेता हूं, उसमें ये तो मिनिमम है, ये तो लेने ही पड़ेंगे, है ना। 1,1 2,2 3,3 नेताजी का बेटा, उनका दोस्त, ये तो मिनिमम चाहिए चाहिए। अब जो प्लेयर्स छूट रहे हैं 2,3, एक बार इसको लेके देखते हैं। अगर 2,3 लोगे तो ये कहेगा साहब मेरा भी दोस्त लो, क्योंकि सिमेट्रिसिटी पास करनी है। अब इस समय स्टॉप करो, मतलब ये पेयर में चलेंगे, या तो दोनों आएंगे या दोनों नहीं आएंगे। फिर अगेन ये पेयर में चलेंगे, या तो दोनों आएंगे दोनों नहीं आएंगे। तो पहले उस पेयर को लेके देखो, बताओ ये सिमेट्रिसिटी तो पास हो रही है, बस आपको ट्रांजिटिविटी देखनी है यहाँ पे। तो बताओ ये इस समय ट्रांजिटिव है? कौन सा पेयर है जो ट्रांजिटिविटी को फेल करता है? 3,2 2,1। तो 3,1 चाहिए, तो ट्रांजिटिविटी फेल हो रही है, आपको करनी है पास। तो आपको पास करने के लिए 3,1 भी लेना पड़ेगा, यानी उस पेयर को भी लेना पड़ेगा, क्योंकि 3,1 आएगा तो फिर इसका दोस्त 1,3 भी आएगा। तो कहने का मतलब है या तो यहां तक ही स्टॉप करो और फिर लो, तो ये चारों लो, तो दो रिलेशंस पॉसिबल है। समझ गए? नंबर ऑफ रिलेशन अब की बार हो जाएंगे 2, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। समझ आया? अब ये तो अभी छोटा वर्जन था, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। स्ट्रेटेजी समझ में आ गई ना? हमेशा पहले रिफ्लेक्सिविटी सिमेट्रिसिटी को फटाफट देख लिया करो। रिफ्लेक्सिविटी में सारे ऑर्डर पेयर्स ले लो, रिफ्लेक्सिव वाले। सिमेट्रिसिटी में जो उसको चाहिए मिनिमम, नेताजी के बेटे, उनके उल्टे भी ले लो। और फिर ट्रांजिटिविटी पे गेम खेलो, देखो इसको लें तो क्या होगा, इसको छोड़े तो क्या होगा। और उससे पहले ऊपर ही ऊपर सारा कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा हुआ होना चाहिए आपके पास, वो दिखता रहेगा तो चूज करने में आसानी होगी। डन। चैप्टर ओवर, एक्सरसाइज ओवर, टॉपिक्स ओवर। कल क्या होगा? टेस्ट। ठीक है, चैप्टर ओवर। तो अगली चीज जो हम करेंगे दैट इज टेस्ट। अच्छा, ये क्वेश्चन और है क्या? ऊपर वाला क्वेश्चन वैसा का वैसा ही। वैसे तो एनसीईआरटी काफी है, एक आध क्वेश्चन को इधर उधर से दिख जाए तो दिख जाए। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। 18th वाला ट्राई करना, मैं आपको हिंट्स देता हूँ कैसे करना है। 19th वाला तो नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन है, ये तो 100 बाइनरी ऑपरेशन तो देखते हटा दो। ये क्या कह रहा है कि सिग्नम फंक्शन है ये, है ना। सिग्नम फंक्शन क्या होता है आप जानते हो कि x ग्रेटर देन 0 है तो 1, 0 पे 0 देता है, और नेगेटिव नंबर्स पे -1 देता है। तीन ही आंसर्स आते हैं इसमें, है ना। ठीक है, ये क्या कह रहा है, f तो सिग्नम फंक्शन है और g ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, ये होता है ना, दो फंक्शन का कॉम्बो पैक बना रहेगा। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मीनिंग क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, उससे जस्ट छोटा इंटीजर लेना होता है आपको। कोई भी नंबर डालो उससे जस्ट छोटा इंटीजर, जैसे 2.3 डाला तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, इससे जस्ट छोटा इंटीजर 2 आंसर आ जाएगा। 2.9 डाला तो भी 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर सिग्नम। अब ये क्या कह रहा है, इन दोनों का कंपोजिशन करो, फॉग एंड गॉफ, और चेक करो कि वो कोइंसाइड करते हैं। कोइंसाइड मतलब, कोइंसाइड करने का मतलब टकराना। टकराने का मतलब है कि गॉफ एंड फॉग सेम आंसर देते हैं कि नहीं देते हैं। और इंटरवल कौन सी लेनी है आपको, 0 से 1, यानी कि आप 0 नहीं ले सकते, और आप लेकिन 1 जरूर ले सकते हो, यानी 0 0.1, 0 नहीं ले सकते, सॉरी, 0.1 0.2 0.3 ये सब ले सकते हो, और 1 भी ले सकते हो। तो क्या ये टकराते हैं क्या? सपोज करो मैं 1 लेता हूं, तो सिग्नम
फंक्शन जो है 1 पे क्या आंसर देता है? एफ ऑफ 1 क्या होगा? 1 होगा, है ना। और ये जी ऑफ 1 मतलब एफ ऑफ 1 तो हो गया आपका 1, है ना। और जी ऑफ 1 क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 डालेंगे तो भी 1 होगा। अब आप गॉफ एंड फॉग बनाओ। ये सपोज करो आप फॉग ऑफ 1 बनाते हो, तो फॉग ऑफ 1 का मतलब हो गया एफ ऑफ जी ऑफ 1। तो जी ऑफ 1 क्या था? 1 था। तो एफ ऑफ 1 हो गया, और एफ ऑफ 1 क्या था? 1 था। तो फॉग ऑफ 1 तो बन गया 1। और गॉफ ऑफ 1 बनाओ, तो गॉफ ऑफ 1 बनाएंगे तो जी ऑफ एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 वही 1 और जी ऑफ 1 वही 1। तो देखो फॉग भी 1 पे 1 आंसर दे रहा है, गॉफ भी 1 पे 1 आंसर दे रहा है, तो कोइंसाइड हो गया ना। कोइंसाइड करने का मतलब वही जो अपन ने देखा ना कि सेम है कि नहीं। इसमें से 1 हटा दो, मतलब इधर भी ओपन इंटरवल लगा दो, ठीक है। अब जो आंसर्स हैं वो कोइंसाइड नहीं करेंगे, अब आपको डिफरेंट आंसर्स मिलेंगे। तो इसको एक बार ट्राई करना। 1 पे तो सेम आंसर मिल गया तो मैंने देख लिया, 0 को आपको शामिल नहीं करना। तो 0 और 1 के बीच के कोई नंबर है ना, जैसे 0.5 0.2, ये फॉग में भी डाल के देखो, गॉफ में भी डाल के देखो, सेम आंसर आते ही नहीं आते, मेरे हिसाब से नहीं है। ठीक है, तो ये एक इनोवेटिव क्वेश्चन है, ट्राई करना है हो जाए। कल टेस्ट है फिर, है ना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड